नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस अकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने उद्यानिकी के मुद्दों एवं समस्याओं को पढ़ा। अब हम यहाँ पर डेयरी से संबंधित मुद्दे एवं समस्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है, अगर हम देखें तो पशुपालन में ही क्या सम्मिलित होता है, डेयरी सम्मिलित होता है, राइट। अब अगर हम यहाँ पर पशुपालन के उद्देश्यों को समझें तो यहाँ पर जो पशुपालन होता है वो एक तो क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन हो जाएगा, राइट, या फिर क्या हो जाएगा, मांस उत्पादन हो जाएगा, या फिर क्या हो जाएंगी, सेवा। तो जो पशुपालन किया जाता है वो इन तीन उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। या तो पशुओं को उनकी मांस की आपूर्ति के लिए किया जाता है, जैसे बटेर पालन हो जाएगा, मुर्गी पालन हो जाएगा, कुक्कुट पालन हो जाएगा, मत्स्य पालन हो जाएगा, या फिर दुग्ध उत्पादन के लिए, राइट, दुग्ध उत्पादन के लिए जैसे गाय भैंस, राइट, और सेवाओं के लिए, तो सेवाओं के लिए जैसे भेड़ बकरियां हो जाएंगी, राइट, और घोड़े हो जाएंगे, गधे हो जाएंगे, जिनसे मालवाहक के रूप में या मनोरंजन के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ पर पशुपालन में हमने जो इतना सब कुछ पढ़ा है उसमें अगर दुग्ध उत्पादन की बात करें तो दुग्ध उत्पादन के लिए भी जो है डेयरी को प्राथमिकता दी जा रही है। अब यहाँ पर डेयरी को सरकार इतना महत्व क्यों दे रही है, राइट, उसके हम पीछे कुछ तर्क समझते हैं, राइट। सबसे पहली चीज तो ये है कि सरकार जो है हमारे देश में कृषि को, राइट, कृषि में आय को बढ़ाना चाहती है, या सीधा हम ये कहें कि केंद्र सरकार की बात हो या राज्य सरकार की बात हो, वह किसानों की आय को बढ़ाने के लिए तत्पर है। अब भूमि भी उतनी ही है, किसान लोग आधुनिक जो है बीज खाद मशीनों का प्रयोग भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आय नहीं बढ़ेगी, तो फिर रास्ता क्या है? तो किसानों की आय को दोगुना करने का एक अच्छा माध्यम क्या है, डेयरी है, राइट। दूसरा कारण ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो बेरोजगारी है, राइट, उस बेरोजगारी को भी सरकार जो है वो कम करना चाहती है, राइट। और तीसरी चीज ये है कि हमारे देश में जो है दुग्ध उत्पादों का या दूध का जो है, चाय और मिठाइयों में बहुत अधिक दुग्ध की जो है वो खपत अभी कम है। उस खपत को भी क्या करना है, बढ़ाना है। वो तभी बढ़ेगी जब उचित दाम पर दूध भी उत्पन्न हो। यह भी है, तो सरकार किसानों की आय भी बढ़ाना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी कम करना चाहती है, राइट, दूध की खपत को भी इंक्रीज करना चाहती है, राइट, और उसके लिए डेयरी पर ध्यान देना अति अनिवार्य हो जाता है, राइट। और इसके साथ में भी एक और वर्तमान समय में सबसे बड़ी समस्या है जिसको हमको जो है एक तरीके पर, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर अभी तक जिस पर अध्ययन नहीं किया गया, वो क्या है आप समझिए। कृषि का हो चुका है यंत्रीकरण। क्या हो चुका है, यंत्रीकरण। कहने का मतलब ये है कि आज से 10 या 15 वर्षों पहले खेती में दुधारू पशुओं का, बैल का, भैंसों का, राइट, तो जो जितने भी दुधारू पशुओं की जैसे बात करते हैं हम, गाय भैंस, राइट, इनका बड़े पैमाने पर खेती में उपयोग होता था। इसीलिए गांव में हर एक परिवार के पास में अनिवार्य रूप से दूध के लिए गाय भैंस, राइट, और किसानी के लिए भी बैल अनिवार्य रूप से होते थे। लेकिन जब से ट्रैक्टर हार्वेस्टर का प्रचलन हुआ है, जो बछड़े हैं, राइट, बछड़े या जिसको हम कहें बैल, उनका उपभोग होना बंद हो गया। भाई बैलगाड़ी जो है वो आजकल देखने को नहीं मिलती है, तो बैलों का उपयोगिता जो है वो समाप्त हो गई है। अब आप सोचो कि ऐसे कृषक जो एक तरीके से लंबे समय से पशुपालन कर रहे हैं, राइट, अगर गाय का पालन हो रहा है तब भी वो क्या है, बिल्कुल सही है कि उससे दूध मिल रहा है, लेकिन बैल है, बछड़ों है, उनकी उपयोगिता समाप्त हो गई है, इसीलिए उनको खुला छोड़ा जा रहा है। और खुला छोड़ने से आए दिन दो तरीके की समस्याएं होती हैं, या तो ट्रम्प समस्या होगी,
ट्रैफिक की होगी, हर एक शहर में हर एक गांव में जो है वो पशु आवारा घूमते रहते हैं, जिससे सड़क पर आने जाने में समस्याएं होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये पशु कई बार जो है वो खेती में फसलों को भी क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं या नष्ट कर देते हैं, राइट। इस वजह से भी जो है इस सेक्टर में जो है ये समस्या का चिंता का विषय बना हुआ है। और इस वजह से जो है कि लोग वाग जो है वो दुधारू पशु गाय भैंस इनको भी उतनी ज़्यादा प्राथमिकता नहीं दे रहे हैं। कुल मिलाकर पहले गाय बछड़ों को पालने का मोटिव था, और वो मोटिव क्या था, कृषि में उनका उपयोगिता होना, लेकिन अब वो मोटिव भी समाप्त हो गया। इसीलिए सरकार चाहती है कि हम डेयरी में ऐसी फैसिलिटी उपलब्ध कराएं ताकि पशुपालन भी बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको अतिरिक्त आय भी प्राप्त हो सके, राइट। तो ये जो है डेयरी से संबंधित जो है वर्तमान के मैंने मुद्दों से आपको रूबरू कराया, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्रम से अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में कितना दुग्ध उत्पादन होता है, तो 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो मध्य प्रदेश में 1.47 हजार मीट्रिक टन जो है दुग्ध उत्पादन होता है। और दुग्ध उत्पादन में हमारा मध्य प्रदेश भारत में तीसरे स्थान पर आता है, राइट। वर्तमान की बात करें तो 2019-20 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश में 1.71 जो है हजार मीट्रिक टन दुग्ध का उत्पादन होता है, राइट। और वर्तमान समय में हम हमारी जो घरेलू आवश्यकता है या घरेलू मांग है उसकी तो हम आपूर्ति कर पा रहे हैं। अब दुग्ध से संबंधित जितने भी उत्पाद हैं उनके प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। जब दूध जो है मिल्क प्रोडक्ट्स की जब मिल्क प्रोडक्ट्स जो है प्रोसेसिंग के माध्यम से बनेंगे तो एक तो बाज़ारों में उनकी बिक्री भी बढ़ेगी, उससे पोषण भी बढ़ेगा, इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों के जो पशुपालक हैं उनकी इनकम भी बढ़ेगी। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो सबसे अधिक जो दुग्ध उत्पादन होता है वो श्योपुर मुरैना जिलों में जो है दुग्ध उत्पादन होता है। अब हम समझते हैं यहाँ पर कि डेयरी उद्योग की समस्याएं क्या हैं। तो डेयरी उद्योग की समस्याओं को हम इन प्रमुख बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं, राइट। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि दुग्ध उत्पादन भारी खर्च का भारी दुग्ध उत्पादन में भारी निवेश की आवश्यकता होती है या बहुत अधिक खर्चा होता है। उसका कारण क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर अगर आपको दुग्ध उत्पादन करना है तो उसके लिए आपको गाय या भैंस जो है वो खरीदनी पड़ेंगी, राइट, जिनकी कीमतें भी क्या है वर्तमान समय में बहुत अधिक है। अच्छी नस्ल की जो गाय है वो 20,000 से लेकर 40,000 के बीच में, वैसे अच्छी नस्ल की जो भैंस है वह भी 30,000 से 50,000 के बीच में आती है। और कम से कम अगर आपको डेयरी संचालन करना है तो 5 से 6 गाय होनी चाहिए। कुल मिलाकर कोई भी व्यक्ति अगर डेयरी संचालन करना चाहता है तो उसके पास निवेश करने के लिए कम से कम 2 से 3 लाख रुपया होना चाहिए, राइट। और इतना अगर निवेश करने के लिए धन नहीं होगा तो वो डेयरी का संचालन नहीं कर पाएगा, राइट। इसके साथ ही ये तो केवल इनकी कीमत बताई, उसके साथ ही उनको चारे की क्या होती है, चारे या हम आहार की बात करें तो जो आहार है वो भी सरकार उपलब्ध करा रही है या चारा है उसकी आवश्यकता होती है। फिर यहाँ पर जो मजदूर हैं उनकी भी आवश्यकता होती है क्योंकि पशुओं को भोजन देना, राइट, चारा डालना, उनको पानी पिलाना, उनसे दूध दोहना, इन सब के लिए जो है कम से कम मैंने अभी बताया 2 से 3 लाख रुपए की आवश्यकता होती है। अर्थात डेयरी संचालन के लिए अधिक निवेश की आवश्यकता होती है जो कि एक चिंता का विषय बना हुआ है। अर्थात जब तक ग्रामीण क्षेत्रों में आसान दरों पर ऋण उपलब्ध नहीं होंगे या साख उपलब्ध नहीं होगी या फिर पूंजी उपलब्ध नहीं होगी तब तक निवेश की कमी की वजह से जो है पशुपालन या डेयरी उद्योग जो है वो उस स्तर पर उन्नति नहीं कर पाएगा। दूसरा ये हो जाएगा कि शहरों में पशुपालन की जो है समस्याएं हैं, राइट। शहरों में दूध की या जो जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं तो उनकी मांग तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या है कि शहरों में चारे की, रख रखाव की, राइट, हर एक चीज़ महंगी होती है। इस वजह से शहरों में डेयरी संचालन बहुत ही महंगा होता है। तो शहरों में चारा, भूसा,
राइट, उनको रखने के लिए आवास, इन सब से जो संबंधित काफ़ी अधिक निवेश होता है, इसलिए शहरों में भी इनका संचालन नहीं हो पाता है। फिर तीसरा हो जाएगा कि कई बार जो डेयरी पालन होता है उसमें अगर बछड़े पैदा होते हैं तो वो आगे गाय में रूपांतरित भी नहीं होते हैं, और उससे जो बेकार पशु, क्योंकि वर्तमान समय में बछड़ों का प्रयोग खेती में तो हो नहीं रहा है और कोई व्यक्ति उनको खरीदता भी नहीं क्योंकि उनका उपयोग भी नहीं बचा। इस वजह से बेकार पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है या आवारा पशुओं की संख्या भी बढ़ रही है, जो कि एक चिंता का विषय है, राइट। और चिंता इसीलिए भी है क्योंकि गाय जो वंश है, गाय वंश के जो जितने भी पशु हैं उनको भारत में बड़ी पूजनीय दृष्टि से देखा जाता है। इसीलिए कई जो होते हैं, अगर जैसे गाय या भैंस को एक मांस के तौर पर अगर उनका वध भी किया जाता है तो एक तो ये सरकार ने भी नियम बना रखे हैं, ये तो इलीगल भी हो जाएगा, उसकी वजह से धार्मिक दंगे भी जो हैं वो हो सकते हैं। तो ये इस वजह से जो बेकार पशुओं की बड़ी संख्या है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो आवारा पशु हैं उनका हम अन्य कहीं इस्तेमाल कर नहीं सकते, और अगर उनको हम रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमें निवेश करना पड़ेगा, जो कि चिंता का विषय बना हुआ है। और इस वजह से आप देखेंगे तो शहरों में जो है ट्रैफिक की समस्या हो जाएगी, या ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो है फसल को भी नष्ट कर देते हैं, राइट। तो इस तरीके की समस्याएं बढ़ रही हैं। फिर दुग्ध का जो है अव्यवस्थित बाजार होता है, राइट। अगर आप देखें तो शहरी क्षेत्रों में 100 लीटर से लेकर, मतलब 100 रुपये प्रति लीटर से लेकर 40 रुपये प्रति लीटर, मतलब कोई स्पष्ट दरें नहीं होती हैं। फिर दूध में मिलावट अधिक होती है, तो ये यहाँ पर अव्यवस्थित बाजार का होना हो जाएगा, राइट। फिर दुग्ध जो डेयरी संचालक होते हैं उनके द्वारा दुग्ध में जो है वो भारी मात्रा में मिलावट भी की जा रही है। अगर हम 2020 की बात करें तो कोरोना से पहले मध्य प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पर जो सांची के प्लांट हो जाएंगे या अन्य प्लांटों पर रासुका के तहत कार्यवाही की गई थी, क्योंकि दूध में पानी मिलाए तो वो फिर भी चलेगा, वो हानिकारक नहीं होता है। लेकिन जो डेयरी संचालक होते हैं वो क्या करते हैं कि पानी मिलाने से दूध क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, राइट। इसीलिए वो झागदार दिखाई दे, गाढ़ा दिखाई दे, पानी के साथ साथ उसमें डिटर्जेंट हो जाएगा, राइट। एवं उसकी जो है बसा के लिए उसमें कई हानिकारक रसायनों का भी प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए कई कई जगह पर तो दूध स्वास्थ्यप्रद ना होकर हानिकारक हो चुका है। इतनी ज़्यादा मिलावट है कि अगर व्यक्ति उसका सेवन करे तो वह बीमार हो जाए, राइट। इसके साथ ही सबसे महत्वपूर्ण समस्या एक और है, मध्य प्रदेश में परिवहन की जो है सुविधाओं का अभाव है। क्योंकि अगर आप देखें तो पशुपालन के लिए जो उपयुक्त दशाएं हैं वो कहाँ पर पाई जाती हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पाई जाती हैं। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषक होते हैं वो खेती पर आसानी से फॉडर या जो पशुओं के लिए जो भोजन होता है, आहार होता है, चारा, उसको आसानी से उगा सकते हैं, राइट। खाली समय में वो इनका देख रेख भी कर सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर ये पशुपालन जो है होंगे, हो सकता है, लेकिन समस्या ये है कि ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पक्की सड़कें नहीं हैं। इसीलिए जो वर्षा ऋतु के मौसम होता है उस मौसम में वो दूध को, राइट, दूध को गांव से अपने नज़दीकी शहरों तक लाने में भी क्या होती है, कई समस्याएं जाती हैं। क्योंकि भाई अगर सुबह का दूध जो है अगर वो 12 बजे तक किसी क्षेत्र विशेष में या बाजार में नहीं पहुंचा तो वो खराब हो जाएगा, राइट। अगर प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है तो 9-10 बजे के बाद में लोग चाय पीना बंद कर देंगे, सब लोग ऑफिस चले जाएंगे, तो फिर दूध का जो है कंजप्शन कम हो जाएगा, राइट। वैसे भी दूध की क्या हो जाएगी, मौसमी आपूर्ति भी होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें तो बरसात का मौसम हो जाएगा, राइट, और जो ठंड का मौसम हो जाएगा, तो बरसात के मौसम के बाद में जो जितने भी चारागाह होते हैं वो वर्षा ऋतु में बहुत हरे भरे हो जाते हैं, तो आसानी से फॉडर उपलब्ध होता है, तो दूध की जो है सप्लाई भी बढ़ जाती है। वहीं ग्रीष्म ऋतु में जो होता है पानी की कमी होती है और चारा भी कम मात्रा में होता है, इसलिए वहाँ पर जो है दूध की सप्लाई में कमी आ जाती है। यह भी एक समस्या जो है बनी हुई है, राइट। अब हम यहाँ पर समझेंगे कि मध्य प्रदेश में, राइट, मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योग के विकास के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, राइट, या सरकार ने कौन कौन सी नीतियां बनाई हैं, राइट, कौन कौन सी
कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में डेयरी उद्योग के विकास के लिए सरकार के द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा चलाई गई योजनाएं, नीतियां या विशेष कार्यक्रम जिनको हम वन बाय वन करके समझेंगे। राइट। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में प्राचीन समय से ही डेयरी उद्योग मतलब पशुपालन तो किया जा रहा है, लेकिन व्यावसायिक तौर पर डेयरी का उतना अधिक विकास नहीं हुआ है। वर्तमान समय में डेयरी के क्षेत्र में जितना भी विकास हुआ है वो पिछले 4 दशकों में ही हुआ है, अर्थात पिछले 30-40 वर्षों में ही डेयरी के क्षेत्र में जो है वो हम अग्रसर हुए हैं। राइट। और इसके लिए सरकार ने नीतियां भी शुरू की हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए अमूल की तर्ज पर या गुजरात के आनंद मॉडल पर आधारित जो सहकारी डेयरी विकास कार्यक्रम है, राइट, वो सहकारी डेयरी जो विकास कार्यक्रम है उसकी शुरुआत कब की गई थी? 1970 में की गई थी। तो 1970 से डेयरी उद्योग के विकास के लिए जो आनंद मॉडल है या जिसको हम अमूल मॉडल कह सकते हैं, उसके तहत डेयरी विकास कार्यक्रम 1970 से चलाया जा रहा है ताकि डेयरी के क्षेत्र में उन्नति हो सके। दूसरा यहाँ पर हो जाएगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से 1975 में जो है वित्त पोषण प्राप्त किया है और इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी से वित्त पोषण के माध्यम से ही स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का जो है वो गठन किया गया है। राइट। और जो स्टेट डेयरी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है यह भी डेयरी में बहुत महत्वपूर्ण है जिसको हम आगे समझेंगे। इसके साथ ही वर्ष 1975 से मध्य प्रदेश में सहकारी दुग्ध संरचना ने एक महत्वपूर्ण विकास कारक में जो है भूमिका निभाई है और आगे भी सरकार इस दिशा में अनेक कार्यक्रम चला रही है। उसके साथ ही अगर हम मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड की बात करें तो 1980-81 से ही मध्य प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड सेकंड नामक जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ऑपरेशन फ्लड सेकंड कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश में 4 दुग्ध संघों की स्थापना की गई थी जिनके नाम हो जाएंगे ग्वालियर, राइट, ग्वालियर, जबलपुर, हाँ, ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर, राइट, सागर। अब रायपुर तो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ में चला गया है परंतु उस समय पे मध्य प्रदेश में था। तो ग्वालियर, जबलपुर, रायपुर एवं सागर ये दुग्ध संघों की स्थापना की गई थी और इसके साथ ही इन सब को मिलाकर एक दुग्ध महासंघ की जो है वो स्थापना की गई थी। राइट। तो मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ जिसका नाम था मध्य प्रदेश दुग्ध महासंघ सहकारी मर्यादित संघ को वर्तमान में उसका गठन किया गया जिसको हम किस नाम से जानते हैं? एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड। राइट। यहाँ पर सन है फेडरेशन। तो वर्तमान समय में जो मध्य प्रदेश दुग्ध सहकारी मर्यादित संघ है और उसको मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड के रूप में जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है। राइट। और मध्य प्रदेश को इसके प्रशासन के अधीन 5 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। राइट। भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर और उज्जैन। राइट। तो अब इस प्रकार अगर हम देखें तो राज्य में डेयरी विकास हेतु निम्नलिखित रूप से या निम्नांकित रूप से पर्याप्त सहायता प्रदान की जा रही है। जैसे पहला हो जाएगा कि इसके माध्यम से सहकारी दुग्ध समितियों का गठन किया जा रहा है जो कि एक तरीके से ये एक सप्लाई चेन हो जाएगी। राइट। यहाँ पर जो मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड है ये क्या हो जाएगी? अपेक्स बॉडी हो जाएगी और इसके नीचे जो दुग्ध सहकारी समितियाँ हैं, सहकारी दुग्ध समितियाँ, ये एक तरीके से दुग्ध कलेक्शन सेंटर हो जाएंगे। राइट। इसके साथ ही जो जितने भी जो छोटे किसान होते हैं, राइट, एवं छोटे किसान होते हैं उनको और जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पशुपालक होते हैं उनको जो है पशु आहार भी इनके माध्यम से उपलब्ध किया जाता है। तो यहाँ पर जो सहकारी समितियाँ हैं ये इनका गठन किया गया जो कि दुग्ध का
कलेक्शन करेंगी, संग्रहण करेंगी, फिर कई छोटे मिनी और बड़े जो है प्लांट स्थापित करेंगे जहां पर दूध को प्रोसेस किया जाएगा, राइट। इसके साथ ही दूध जो पशुपालक है उनको उचित मूल्य दिलाने के लिए एवं विपणन की जो है वो कार्य इसके द्वारा किए जाएंगे। इसके साथ ही मैंने बताया है कि ये जो पशुपालन होते हैं उनको उत्तम चारे की जो है वो व्यवस्था कराते हैं, राइट। उत्तम जो पशु आहार है वो इसके द्वारा किसानों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही नस्ल सुधार की दिशा में कार्य किए जाते हैं और पशुओं के लिए ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। तो ये पूरा का पूरा इसका देख लिया हमने। अब जो मध्य प्रदेश में डेयरी के विकास के लिए कुछ जो है कार्यक्रम भी चलाए गए हैं, तो कुछ संस्थान भी हैं, उनको हम यहाँ पर एक एक करके बहुत अच्छे से पढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहला हो जाएगा सहकारी डेयरी कार्यक्रम, राइट। कोऑपरेटिव डेयरी प्रोग्राम हो जाएगा। ये सहकारी डेयरी कार्यक्रम क्या होता है? तो सहकारी डेयरी कार्यक्रम मैंने अभी बताया था कि मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव जो डेयरी फेडरेशन है और उससे संबंधित जो 5 दुग्ध संघ हैं उनके माध्यम से मध्य प्रदेश के 41 जिलों में सहकारी डेयरी जो है कार्यक्रम जो है क्रियान्वित किया जा रहा है। और इस योजना के माध्यम से पशुपालकों से दुग्ध को इकट्ठा किया जाएगा और इसके साथ ही उनको उचित मूल्य प्रदान करने के साथ साथ उनको तकनीकी सेवाएं, पशु आहार एवं चिकित्सा सेवाएं भी इस कार्यक्रम के तहत दी जाएंगी, राइट। जिसके उद्देश्य पहला क्या हो जाएगा कि ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों द्वारा जो उत्पादित दूध है उसको उचित मूल्य पर संकलन करना, राइट, एवं उनको वैकल्पिक जो है रोजगार का साधन उपलब्ध कराना। तो मुख्य रूप से काम क्या हो जाएगा, जो सहकारी डेयरी होती कोऑपरेटिव, उसमें जो जितना भी दूध होता है, राइट, ग्रामीण क्षेत्रों से जैसे अगर हम देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई एक व्यक्ति पूरा का पूरा जो है दूध को इकट्ठा कर लेता है, फिर उसको ये जो जितनी भी सहकारी संगठन होते हैं ये क्या करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और फिर उसको फिर बाद में प्लांटों को दिया जाता है, राइट। दूसरा क्या हो जाएगा, जो ग्रामीण दुग्ध उत्पादक हैं उनको आवश्यक तकनीकें आदान प्रदान करना, जैसे पशु आहार, चिकित्सा के लिए कुछ सुविधाएं, राइट, एवं आधुनिक तकनीकी जैसे दुग्ध की जो है गुणवत्ता कैसे मापी जाती है, राइट, इत्यादि। और जो पशु चारा है उसको कैसे, उनमें सुविधा, जैसे पशु आहार है तो चारा जो है उसको बारीक करने की जो मशीन है वो दी जाती है। इसके साथ ही शहरी उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर पाश्चुकृत जो दूध है और वो उपलब्ध किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों से दूध को संग्रह करना, वहाँ के लोगों को उचित मूल्य देना और शहरी जो लोग हैं उनको भी उचित मूल्य पर जो है पाश्चुरीकृत जो दूध है, प्रोसेस्ड जो मिल्क है वो उपलब्ध कराना, राइट। उसके बाद में हो जाएगा एकीकृत डेयरी विकास कार्यक्रम। ये जो हमने अभी पढ़ा है सहकारी, राइट, सहकारी डेयरी कार्यक्रम, ये उसी का क्या है, मिलता जुलता है या वही कार्यक्रम है। अंतर केवल इतना है कि एकीकृत डेयरी विकास परियोजना ये पिछड़े तथा पहाड़ी जिलों में क्रियान्वित की जा रही है, राइट। अर्थात उन क्षेत्रों में जहां पर ऑपरेशन फ्लड का जो है लाभ नहीं मिल पाया है, क्योंकि पहाड़ी जिलों में जो है दूध को संकलन करने के सेंटर्स कम होते हैं और आसानी से जो है वहाँ पर जो है पशु पालन करने में कठिनाई होती है। तो जो पिछड़े जिले हैं या पहाड़ी जिले हैं वहाँ पर एकीकृत डेयरी विकास परियोजना के माध्यम से यही जो सहकारी डेयरी कार्यक्रम है इसको बढ़ावा दिया जा रहा है। और वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के जैसे बालाघाट है, छिंदवाड़ा है, झाबुआ है, रीवा, सतना जिलों में ये संचालित की जा रही है, राइट। और इसके तहत भी जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ से दूध संकलित किया जाता है, उनको उनके दूध का उचित मूल्य दिया जाता है और फिर उस दूध को इकट्ठा करके उसको पाश्चुरीकृत किया जाता है या प्रोसेस्ड किया जाता है और उसको शहरों में उपलब्ध करा दिया जाता है, राइट। इसका उद्देश्य भी जो पिछड़े एवं वैकल्पिक जिले हैं वहाँ से दूध का संकलन करना, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध कराना तथा वहाँ के लोगों को जो है वही तकनीकी सेवाएं प्रदान करना, राइट। वैसे क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास कार्यक्रम, राइट। तो यहाँ पर योजना वही है, ये कहाँ पर चल रही है,
जो आदिवासी इलाके हैं। तो मध्य प्रदेश के 11 आदिवासी बाहुल्य जिलों जैसे बड़वानी, बैतूल, खरगोन, धार, झाबुआ, खंडवा, छिंदवाड़ा, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सिवनी के जो चयनित ग्राम हैं उनमें एकीकृत आदिवासी डेयरी विकास परियोजना संचालित की जा रही है, राइट, जिससे आदिवासी जो लोगों हैं वो पशुपालन को प्राथमिकता दें और इन गांवों में सहकारी दुग्ध जो समितियां हैं उनका गठन हो सके और उसका सुदृढ़ीकरण हो सके, ताकि जो सहकारी डेयरी के जो जितने भी कार्यक्रम हैं वो इससे संचालित हो सके। और इसका उद्देश्य भी क्या है कि जो जितने भी आदिवासी जिले हैं, राइट, आदिवासी जिले में जो गरीबी रेखा से नीचे लोग रह रहे हैं उनको पशुपालन के जो तकनीकी आगत हैं, इनपुट्स हैं, आहार, पशु आहार हो जाएगा, तकनीकी सेवाएं हो जाएंगी, वो उपलब्ध कराना, उनसे जो डेयरी जो दूध है उसको संकलन करना और उसका फिर विपणन कर देना, राइट। इसके साथ ही मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तकनीकी आदान, टेक्निकल इनपुट जो है वो सेवाएं भी उपलब्ध की जा रही हैं, राइट। और इसके तहत जो जितनी भी दुग्ध सहकारी समितियां हैं, राइट, दुग्ध सहकारी समितियां हैं उनके माध्यम से तकनीकी आदान सेवाएं जो है वो उपलब्ध कराई जा रही हैं, राइट। कहने का मतलब जो है कि जो सहकारी दुग्ध होता है उसमें दूध का संकलन किया जाता है और उनको उचित मूल्य पर देने के साथ साथ ही कई प्रकार की तकनीकी सेवाएं, जैसे उचित मूल्य पर क्या हो जाएगा, पशु आहार हो जाएगा, फिर अच्छी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम गर्भाधान की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई जाती है। इसके साथ ही जो है चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके साथ ही जो सहकारी समितियां हैं तथा संघ स्तर पर जो है विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उन्नत पशुपालन की जो तकनीकें हैं उनको भी प्रमोट किया जा रहा है। और इसका उद्देश्य भी वही है कि जो दुग्ध उत्पादक हैं उनको तकनीकी आदान जो है वो प्राप्त हो सके और ओवरऑल डेयरी का विकास हो सके, राइट। अब हम मत्स्य पालन के प्रमुख मुद्दे एवं मत्स्य पालन की प्रमुख समस्याओं पर बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम देखें मत्स्य पालन के बारे में तो सीधी सी बात है, जो भी जल क्षेत्र हैं, राइट, वाटर बॉडी हैं, उनमें मछली पालन को बढ़ावा देना, राइट। तो जो जितने भी जल क्षेत्र हैं उसमें मछली पालन को बढ़ावा देना। अब यहाँ पर मछली पालन एक बहुत ही सरल तरीका है जिससे भी अतिरिक्त जो आय है, राइट, जो मछुआरे हैं या जल जो जितने भी मध्य प्रदेश की वाटर बॉडीज़ हैं, चाहे नदी हो, तालाब हो, झरना हो, झीलें हो, उनमें मत्स्य पालन के माध्यम से आसपास के जो मछुआरे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब हैं, वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी सरकार के द्वारा जो है सरकारी नियंत्रण बहुत ही अनिवार्य हो जाता है। उसका कारण ये है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर बीज की क्या हो जाएगी, उपलब्धता हो जाएगी, राइट। कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो मछली पालन है, राइट, अब सीधी सी बात है, पहली चीज़ तो यही है कि जो जितने भी मछुआरे हैं उनके पास में अपना कोई निजी तालाब तो है नहीं, इसीलिए जो सार्वजनिक तालाब होते हैं वहाँ पर समन्वय स्थापित करना, इसके साथ ही बीज की उपलब्ध कराना, क्योंकि मछलियों का बीज ही नहीं होगा तो उससे उनके उत्पादन पर भी क्या होगा, विपरीत प्रभाव पड़ेगा। दूसरा क्या हो जाएगा, प्रबंधन हो जाएगा, अर्थात एक विशेष समय पर ही, मतलब विशेष समय पर ही मछली पकड़ना, और जब गर्भाधान का समय होता है तो उस समय पर सारी की सारी एक्टिविटी रोक देना ताकि मछलियों को जो बीज है वो बड़ा हो सके, राइट। इसके साथ ही अन्य जो है तकनीकी जो है सेवाएं वो भी उपलब्ध कराना, राइट। क्योंकि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में हम घरेलू खपत के लिए मछली पालन कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन व्यापारिक अगर मछली पालन हो रहा है तो वहाँ पर कोल्ड स्टोरेज जैसी फैसिलिटी भी होना चाहिए, क्योंकि सीधी सी बात है अगर उनको फ्रीज़र में नहीं रखा जाएगा तो मछलियाँ भी क्या हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी। इसके साथ ही अब ये अच्छी बात है कि मध्य प्रदेश की जो है सीमा किसी समुद्र से पार नहीं होती है, अदरवाइज
जो जैसे हम केरल की बात करें, आंध्र प्रदेश की बात करें, यहाँ के मछुआरों को जो आर्मी है, हमारे तटरक्षक सेना बल हैं और सरकार प्रशिक्षण देती है और उनको जीपीएस देती है ताकि वो हमारे देश की जल सीमा को पार ना करके किसी दूसरे देश में ना जा पाए, राइट। तो अब मध्य प्रदेश में अगर हम मत्स्य पालन के मुद्दों की अगर बारे में चर्चा करें तो मुद्दों में तो सबसे पहला यही हो जाएगा कि मध्य प्रदेश में जो मछली के जो बीज हैं उनकी भरपूर रूप से उपलब्धता जो है वो होनी चाहिए। दूसरा, मध्य प्रदेश के जितने भी जो जल क्षेत्र हैं उन पर सरकारी नियंत्रण होना चाहिए और आसपास के जितने भी मछुआरे हैं उनका समन्वय होना चाहिए, राइट। तो समन्वय हो जाएगा एवं आसपास के लोग जब मछलियों में वृद्धि होती है उस समय पर कोई भी डिस्टर्ब ना करें। तीसरी चीज़ ये है कि जो आधुनिक आगत होते हैं, राइट, जिनकी वजह से मछली पकड़ने में क्या होती है, सुविधा होती है, राइट, जैसे नेट हो जाएगा या अन्य तरीके हो जाएंगे, वो भी होना चाहिए। और पांचवी जो चीज़ है वो हो जाएंगे आधुनिक तरीके। यहाँ पर आधुनिक आगत हो जाएंगे, जैसे नेट हो जाएगी, जहाज हो जाएगा, राइट, या शिप हो जाएगी, बोट हो जाएगी, और आधुनिक क्या हो जाएंगे, तरीके हो जाएंगे। क्योंकि समझिए यहाँ पर अगर मछुआरों को बड़े तालाब में, बड़ी नदी में पकड़ना है तो उनके पास में एक अच्छी बोट भी होना चाहिए जिस पर बैठ के वो मछली पालन कर सकें। फिर आधुनिक तरीके भी हो जाएंगे, जैसे जापान में बड़े पैमाने पर जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी से मत्स्य पालन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन की समस्याएं जिनको हम निम्न बिंदुओं से समझ सकते हैं। सबसे पहला हो जाएगा तकनीकी का अभाव। मध्य प्रदेश में वाटर बॉडीज़ या जो जल बॉडीज़ हैं, वाटर बॉडीज़ हैं, वो पर्याप्त मात्रा में है। झीलें, नदियाँ, पौंड, राइट, ये सब पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन तकनीकी वही पारंपरिक है। जबकि आधुनिक तकनीकी की मदद से, उन्नत बीज की वजह से, आधुनिक तकनीक की वजह से उत्पादन को 2 गुना या 3 गुना किया जा सकता है। लेकिन तकनीक के अभाव की वजह से आधुनिक जो मत्स्य पालन की विधियां हैं उनका अभाव है। इस वजह से मत्स्य उत्पादन जो है वो क्षेत्रफल के अनुरूप क्या होता है, कम होता है। तो यह भी एक समस्या है। दूसरा हो जाएगा यहाँ पर भंडारण की सुविधा। सीधी सी बात है, ये तो जितने भी पेरिसेबल आइटम्स होते हैं उनके लिए ये 2 व्यवस्थाएं होनी ही चाहिए। जैसे ही मछलियों को जल क्षेत्र से या वाटर बॉडी से निकाला जाएगा, या तो फिर परिवहन की व्यवस्था होनी चाहिए ताकि उनको समय रहते हम बाज़ारों तक पहुँचा दें, या फिर उनके लिए भंडारण या कोल्ड स्टोरेज होने चाहिए। क्योंकि अगर हमने उनको खुले में रख दिया तो वो पूरा का पूरा जो है उत्पादन खराब हो जाएगा, राइट। तीसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर केवल और केवल हमारे प्रदेश में मत्स्य का मांस के उत्पादन के लिए ही जो है वो अधिक खपत होती है, जबकि प्रसंस्करण की सुविधाओं की कमी है, जिसकी वजह से अचार है या फिर मछली का जो तेल है जो कि एक तरीके से औषधीय गुण भी रखता है इत्यादि जो है प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी है। और प्रसंस्करण सुविधाओं की कमी की वजह से जो कई उन्नत किस्म की मछलियाँ होती हैं उनका जो है पालन मध्य प्रदेश में नहीं हो पाता है। वैसे ही अगला हो जाएगा तटीय क्षेत्र की उपलब्धता ना होना, राइट। तट क्षेत्रों पर बड़े पैमाने पर मछली पालन किया जाता है जो कि मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश में नदियों की संख्या अधिक है, लेकिन जो झील हैं, नदियां हैं, उनमें भी पानी की मात्रा कम होने की वजह से उतने बड़े पैमाने पर जो है वो मछली पालन नहीं किया जाता है। फिर अगला हो जाएगा निर्यात का महंगा होना, क्योंकि लॉजिस्टिक इसके लिए बहुत ही अधिक रिक्वायरमेंट होते हैं। एक तो परिवहन होना चाहिए, और परिवहन के लिए भी हम जो नॉर्मल ट्रक होते हैं उसमें मछलियों का ट्रांसपोर्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि रास्ते में ही वो ख़राब हो जाएंगे। इसके लिए जो व्यवस्थित जो है कोल्ड स्टोरेज युक्त जो है परिवहन साधनों का प्रयोग होना चाहिए। इसके साथ ही निवेश कम होता है, राइट। और मत्स्य नस्ल में भी मध्य प्रदेश में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, या वही जो स्थानीय नस्लें हैं उनका ही बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाता है। अब मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन कितने क्षेत्र पर होता है या और कौन सी बातें हैं जो हमें पता होना चाहिए, तो वो समझते हैं। अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में
4.80 मतलब 4 लाख से अधिक। तो मध्य प्रदेश में 4.08 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो है वो जलाशय एवं क्या है, तालाब हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश मानव निर्मित, राइट, मानव निर्मित झीलों के मानव निर्मित झीलों में भी क्या है, अव्वल है। कहने का मतलब ये हो कि मध्य प्रदेश में पर्याप्त वाटर बॉडीज हैं, राइट। और इस वजह से मध्य प्रदेश में मछली पालन की काफ़ी संभावनाएं भी हैं, राइट। और हमारे मध्य प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एवं जो हमारा स्थानीय महासीर मछली थी उसको विलुप्ति से बचाने के लिए भी 2013 में महासीर को मछली का जो है राज्य मछली घोषित किया गया है, राइट। इसके साथ ही अगर हम देखें पूरे के पूरे मध्य प्रदेश जो है वो हमारे देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में मछली उत्पादन में मध्य प्रदेश का स्थान 16वां है। और मध्य प्रदेश में 0.96 लाख टन जो है मछली का उत्पादन होता है। और वहीं अगर हम लेटेस्ट आंकड़ों की बात करें तो 2019-20 में जो है 2.01 लाख टन जो है मछली उत्पादन मध्य प्रदेश में हुआ था, राइट। और मध्य प्रदेश में मत्स्य मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मत्स्य विकास बोर्ड की जो है स्थापना 2008 में की गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश का अगर हम देखें तो प्रथम जो मत्स्य आहार संयंत्र केंद्र था वो सिवनी जिले के केवलारी में अवस्थित है। इसके साथ ही मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग की स्थापना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि को बढ़ावा दे रहा है। तो मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग की स्थापना 1 नवंबर 1956 को ही भोपाल में की गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, राइट, जो जितने भी क्षेत्र, जल क्षेत्र, नदियाँ, झीलें, तालाब, उसके आसपास के जो गरीब आदिवासी लोग हैं, राइट, जनजाति जो क्षेत्र हैं या जनजाति बाहुल्य क्षेत्र हैं, उसमें मत्स्य बीज उपलब्ध कराया जाएगा, राइट। इसके साथ ही मछली पालन का प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा वहाँ के आसपास के लोगों को जो तालाब हैं या जो जल क्षेत्र हैं वो पट्टे पर देने की जो है दिशा में पट्टे पर दिए जाएंगे। और इस दिशा में भी काफ़ी प्रयास हुए हैं और इसीलिए ही मध्य प्रदेश मत्स्य विकास निगम की स्थापना 1979 में की गई थी। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में रंगीन मछली जो केंद्र है वो कहाँ पर, खंडवा में स्थापित है तथा मध्य प्रदेश में कई प्रजाति की जो है मछलियाँ पाई जाती हैं, जैसे कतला, रोहू, मूगल, लोबियो, राइट, कॉमन कार्प हो जाएगा, राइट, सिरेनस हो जाएगा, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्पा हो जाएगा और हमारी महिसीर। ये इतनी जो है प्रजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अब मध्य प्रदेश में जो जितनी भी मत्स्य पालन की समस्याएं हैं उनसे निपटने के लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं और हम कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से अब हम समझेंगे कि यहाँ पर मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण गवर्नमेंट ने कैसे किया और उसमें और कुछ जो अतिरिक्त जो चीज़ें हैं जो कि हम सुझाव के तौर पर लिख सकते हैं, तो इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहला तो ये हो जाएगा कि यदि मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन में वृद्धि करनी है तो जाहिर सी बात है तकनीकी सेवा में वृद्धि करनी होगी। दूसरा, भंडारण एवं प्रसंस्करण सुविधाओं में वृद्धि करनी होगी, क्योंकि मछली का जैसे ही मछली पकड़ी जाएगी, जैसे जल क्षेत्र से बाहर लाया जाएगा, उसको या तो प्रसंस्करण केंद्रों में भेजना चाहिए या फिर उसका शीत गृहों में भंडारण आवश्यक है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो उन्नत पोषण युक्त मछली की मछलियाँ हैं या गुणवत्ता वाले जो बीज हैं वो वितरित किए जाने चाहिए। इसके साथ ही मछुआरों को प्रशिक्षित दिया जाना चाहिए ताकि वो आधुनिक मछली पालन के जो इनपुट्स हैं उनका इस्तेमाल कर सकें। इसके साथ ही जो है बाज़ारों को रेगुलेट करना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो सरकार ने जो है
मछली पालन के लिए मुख्य रूप से ये जो कदम उठाए हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जलदीप योजना चलाई जा रही है, मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग की स्थापना की गई है, एवं मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी जो है कोऑपरेटिव विपणन को जो है प्राथमिकता देता है। ये 3 बॉडी को हम समझेंगे जो कि मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर जलदीप योजना। कहाँ पर क्रियान्वित की जा रही है? तो मध्य प्रदेश के जो जल क्षेत्र हैं या वाटर बॉडीज हैं उनके आसपास में जो भी टापू हैं या उनके आसपास किनारों पर जो भी लोग रहते हैं, राइट, जो गरीब हैं, बेरोजगार हैं, राइट, उनको मत्स्य पालन के लिए या मछली पकड़ने के लिए अस्थायी रूप से जो है जो मछुआरे हैं उनको योजना का जो है वो लाभ दिया जाएगा। तो जलदीप योजना के माध्यम से जो जलाशय के टापू हैं या दूरस्थ आंतरिक क्षेत्रों में जो निवास करने वाले जो मछुआरे हैं उनको मछली पकड़ने के लिए तथा निवास करने वाले जो मछुआरे हैं उनको शासन की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभ दिया जाएगा, राइट, और उनका जो जहाँ पर वो रह रहे हैं वहाँ पर ही लाभ दिया जाएगा। दूसरा हो जाएगा कि ये जो लाभ है इनमें क्या होगा, स्वास्थ्य संबंधी जो है वो सेवाएं दी जाएंगी, फिर पोषक आहार उनको उपलब्ध दिया जाएगा, राइट, जांच एवं टीकाकरण की जो है उनकी सुविधा दी जाएगी। फिर उसके बाद में मध्य प्रदेश मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग हो जाएगा, और ये भी मध्य प्रदेश में मछली, राइट, मत्स्य उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण संस्था है, जिसकी स्थापना मध्य प्रदेश की स्थापना के समय ही 1 नवंबर 1956 को भोपाल में हो गई थी। और इसका उद्देश्य क्या है कि मध्य प्रदेश में जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं या जल संसाधन हैं उनमें मछली पकड़ने की संभावनाओं को तलाशना, और जब संभावनाएं होंगी तो वहाँ पर यह बॉडी उनको पट्टे पर देकर या अन्य किसी प्रकार से मत्स्य पालन को बढ़ावा देगा। इसके साथ ही तो एक तो हो जाएगा संभावना तलाशना तथा मत्स्य पालन को बढ़ावा देना, दूसरा जो मछुआरे हैं उनकी आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक स्थिति को भी उन्नत करना। इसके कार्य क्या है? इसके कार्य में पहला हो जाएगा कि जो तालाब हैं, नदियां हैं, उनको मछली पालन के लिए विकसित करना और उनकी समय समय पर जांच करना। दूसरा हो जाएगा कि मछली पकड़ने के लिए आधुनिक बीज होना चाहिए, उन्नत किस्म के बीज होना चाहिए, तो जो मछुआरे हैं उनको मछली के उन्नत बीज उपलब्ध कराना एवं वितरण करना उनका। फिर आधुनिक जो तकनीक है, मॉडर्न इनपुट्स हैं, उनको वितरित करना एवं मछुआरों को प्रशिक्षित करना। फिर जो सहकारी संघ है उनको प्रोत्साहित करना, मत्स्य पालन प्रसंस्करण एवं विपणन को उन्नत करना, राइट, ताकि प्रसंस्करण से एवं विपणन से जो मछुआरे हैं उनको उचित दाम प्राप्त हो सके, राइट। इसके साथ ही जो मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग है, इसके संचालन में, राइट, इसके नियंत्रण में 4 राज्य स्तरीय क्या है कार्यालय। तो वो कार्यालय कौन कौन से हो जाएंगे? मत्स्य प्रशिक्षण संस्थान, ये कहाँ है? नौगांव, छतरपुर जिले में है, राइट। दूसरा मत्स्य बीज उत्पादन केंद्र, ये पौंडी मैहर जो कि सतना जिले में है। फिर मत्स्यालय जो है वो भोपाल में है, और अनुसंधान इकाई पात्रा कहाँ पर है? भोपाल में, राइट। अगली जो संस्था है वो हो जाएगी मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ। क्या हो जाएगा? सहकारी, कोऑपरेटिव। देखिए, जब एक मछुआरा मछली उत्पादन के बाद में उसके परिवहन, वितरण, पैकेजिंग, राइट, उसका परिवहन, इन सब में असमर्थ होता है, तो वहाँ पर सरकार, राइट, सरकार कई मछुआरों को एवं सरकार खुद उस प्रक्रिया में सम्मिलित होकर सहकारी विपणन को या सहकारी जो है प्रक्रिया उसमें अपना योगदान देती है। तो मध्य प्रदेश में मत्स्य पालन के सहकारी विपणन के लिए एवं मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की स्थापना की गई थी, राइट। और मध्य प्रदेश राज्य मत्स्य विभाग था, उसका नाम 1999 में बदल दिया गया और उसका नाम क्या कर दिया गया? मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ कर दिया गया, राइट।
अब मध्य प्रदेश में जितनी भी जो प्राथमिक सहकारी संस्थाएं हैं जो कि मत्स्य पालन एवं मत्स्य विपणन से संबंधित है, उनकी शीर्ष संस्था हो जाएगी मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ हो जाएंगे, राइट। और यह राज्य द्वारा जो 22 जलाशय हैं एवं 5 मत्स्य बीज केंद्र जो हैं, राइट, और जहां पर विपणन करना है वो इस मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ को सौंपे गए हैं। कितने? 22 जलाशय एवं 5 क्या हो जाएंगे यहाँ पर मत्स्य बीज केंद्र हो जाएंगे। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में जो मछली पालक हैं उनमें सहकारिता को बढ़ावा देना ये मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ की सबसे प्रमुख जिम्मेदारी है और सबसे प्रमुख क्या है? कार्य है। इसके साथ ही यह मध्य प्रदेश में जो 2000 हेक्टेयर से बड़े जलाशय हैं, तालाब हैं, उनका प्रबंधन करना और वहाँ पर मत्स्य विकास का कार्य करना भी जो है मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ का कार्य है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में मछुआरों के जो सामाजिक कल्याण है, राइट, आर्थिक कल्याण के साथ साथ सामाजिक कल्याण के लिए जितनी भी योजनाएं संचालित होती हैं उनका क्रियान्वयन भी इसी के माध्यम से किया जाता है, राइट। और जो मछली उत्पाद हैं, मत्स्य उत्पाद हैं, उनको परिवहन की सुविधाएं उपलब्ध कराना, राइट, बाजार में उनको उचित दामों पर बेचना तथा विपणन की जो है उचित व्यवस्था करना भी इसका ही काम है। इसके साथ ही जो मत्स्य सहकारी समिति के जो सदस्य हैं उनके माध्यम से मत्स्य गतिविधियों का संचालन जलाशयों में किया जाता है, राइट। इसके साथ ही यह मत्स्य एवं मत्स्य बीज उत्पादन की जो गतिविधियां हैं उनको भी संचालित करता है। तो इस तरीके से इस लेक्चर में हमने पशुपालन, राइट, पशुपालन, मुर्गी पालन, डेयरी एवं मत्स्य पालन से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दे एवं समस्याओं को हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब अगले लेक्चर में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।